साथियों नमस्कार। नेक्स्ट गुरु की पूरी टीम की तरफ से सेकंड ग्रेड प्रतियोगी परीक्षाएं के लिए जो बच्चे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। बच्चों, सपने देखने की कोई सीमा होती है, न कोई उम्र होती है, क्योंकि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और आप वो सब कुछ सोच सकते हैं जो आज दिन तक नहीं सोचा। जी हाँ, अब आपके सोचने की और करने की घड़ी आ गई है, क्योंकि आरपीएससी आपके लिए विज्ञप्ति जारी कर चुका है सेकंड ग्रेड प्रतियोगी परीक्षा की। देखिए बच्चों, कुछ बहुत टेक्निकल चीजें जो शायद आपको दूसरे वीडियोस में नहीं मिली है, और बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो आपको फॉर्म भरते समय ध्यान रखनी है, लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं आपके सामने। सबसे पहले विषयों की बात कर लेते हैं बच्चों, कि कितनी सीटें किस में आई है। हिंदी के लिए पद जो आए हैं वो 288 पद आए हैं। इंग्लिश के लिए 327 पद आए हैं। उसके बाद गणित के लिए आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज्यादा पद 694, सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स के लिए पद आए हैं। उसके बाद विज्ञान के लिए 350, इसी तरह से आगे आने वाले सामाजिक विज्ञान के लिए 88, और संस्कृत के लिए 309, पंजाबी और उर्दू क्रमशः 64 और 9 पद जारी किए गए हैं। आशा ये थी बच्चों कि आरपीएससी काफी ज्यादा सीटों पर सेकंड ग्रेड निकालेगी, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञप्ति स्वयं ये कह रही है कि आवश्यकता पड़ने पर जो पद है वो देखिए कमी या वृद्धि की जा सकती है। आज दिन तक बहुत कम ये देखने में आया है कि कमी हुई हो, वृद्धि हमेशा होती है। तो आशावान रहिए, वृद्धि बिल्कुल हो सकती है इसमें, क्योंकि अभी कई सरकारी योजनाएं टीचर्स को, विद्यालयों को लेकर चल रही है, डीपीसी वगैरह चल रही है, तो बिल्कुल इसमें वृद्धि हो सकती है, निश्चित रूप से ये कह सकते हैं। आगे बच्चों जो मैं बात करूंगा कि आपके लिए क्या टेक्निकल चीजें इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहली बात आपको यहां पे ये ध्यान से देखना है, इसमें शैक्षणिक अर्हता संबंधी एक प्रावधान दिया गया है बच्चों, ध्यान रखिए। पहले आरपीएससी की ऐसी कोई योजना नहीं थी जहां पे आप गलत फॉर्म भी भर दो तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन इस बार से ध्यान रखना है बिल्कुल पिन पॉइंटेडली। देखिए, यदि आप 3+2 बीए प्लस बीएड कर रहे हैं तो इसमें आप बीएड के सेकंड ईयर में होने चाहिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप 3+1 इंटीग्रेटेड बीए कर रहे हैं तो आप इस बीएड में होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भरने के पात्र होंगे। इसके अलावा आपको अपनी कैटेगरी जरूर देखनी है, उस कैटेगरी की फीस जरूर देखनी है, और ये ध्यान रखें कि ओबीसी में होते हुए आप कहीं क्रीमी लेयर में तो नहीं आ रहे। ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट, दस्तावेज गलत प्रस्तुत न करें, क्योंकि इस बार यदि आपने शैक्षणिक योग्यता गलत प्रस्तुत की या कोई दस्तावेज गलत प्रस्तुत किया तो आपको परीक्षा देने के बाद पहली बात तो उसमें असफल घोषित किया जाएगा, दूसरी बात आपको आने वाले परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है, डीबार किया जा सकता है। इसलिए इसको बिल्कुल हंसी मजाक का पात्र न बनाएं, और केवल वही विद्यार्थी आवेदन करें जो बिल्कुल मूल रूप से इसके लिए पात्र साबित होते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। पे मैट्रिक्स तो खैर आप लगोगे तब आपको खुद ही ध्यान आ जाएगा पे मैट्रिक्स क्या होती है। देखते हैं आयु में क्या छूट दी गई है बच्चों। पुरुष जो वर्ग है, सामान्य को छोड़ करके मैं सारे पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे कैटेगरी में आप देख सकते हैं कौन कौन से लिखे हुए हैं, बहुत लंबा वीडियो ना हो। 5 वर्ष की छूट इसमें दी गई है। महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य को छोड़ करके यहां पे दी गई है छूट 10 वर्ष की। लेकिन महिलाओं को निराश होने की जरूरत नहीं, पहली बार ऐसा हुआ कि सामान्य महिलाओं को भी इसमें आयु में छूट दी गई है, और वो छूट है आपकी 5 वर्ष की। और ऐसी बहनें, माताएं जो विडो है, परित्यक्ता है, उनके लिए इस आयु सीमा में कोई भी छूट, कहने का मतलब ऐसी कोई बंदिश नहीं है, अधिकतम आयु सीमा कितनी भी हो सकती है। चलिए, एक महत्वपूर्ण चीज, चयन प्रक्रिया बच्चों, आप क्या पढ़ते नहीं हो और फिर बाद में कोर्ट के चक्कर काटते हो, वकीलों में पैसे बर्बाद करते हो। मैं फिर से आपको बता देता हूं, इस बार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि इस बार पेपर में रिजल्ट निकालते समय स्केलिंग, मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन यानी सामान्यकरण की पद्धति को अपनाया जा सकता है। लिखा हुआ स्पष्ट, अपनाया जा सकेगा, यह आयोग का अपना अधिकार है, ठीक है। इसमें आप किसी तरह की इफ एंड बट नहीं कर सकते, क्योंकि विज्ञप्ति को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ओरिजिनल विज्ञप्ति को।
और सामान्यकरण क्या होता है, क्योंकि सेकंड ग्रेड के बच्चे फर्स्ट ग्रेड के बच्चे समझते नहीं, आरएस लेवल पे ये ज्यादा लागू होता है। सामान्यकरण का अर्थ है बच्चों कि जब एक ही परीक्षा के अलग अलग प्रश्न पत्र लिए जाए बच्चों की, अभ्यर्थियों की अधिकता को देखते हुए, तो कोई प्रश्न पत्र लो लेवल का, कोई हार्ड लेवल का हो सकता है। उसको बैलेंस करने के लिए सरकार एक प्रक्रिया अपनाती है, ठीक है, औसत का प्रक्रिया अपनाती है। उसे हम स्केलिंग कहते हैं या नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इसलिए आप इस प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं और बाद में किसी के नंबर कम से ज्यादा हो जाए या ज्यादा से कम हो जाए, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं कि आवेदन की अवधि, पाठ्यक्रम और जो परीक्षा योजना है बच्चों, वो आपको खुद को पता है, अपने सब्जेक्ट्स आप तैयार कर रहे हो, आपको सारी चीजें ध्यान होगी। आवेदन की अवधि जो है सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए 26/12/2024 से लेकर के 24/1/2025 तक बहुत अच्छा समय आपके पास से, 1 महीना आपको मिल रहा है। लेकिन जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि इस फॉर्म को भर ले, जो भी पात्र अभ्यर्थी उनकी बात कर रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। यस, यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, कि जब आप वेबसाइट खोलें तो ये देखिए, ये वेबसाइट अधिकृत वेबसाइट हो आरपीएससी राजस्थान.gov.in की, उसी पे जाकर के आप भरे। बाद में कई बार ऐसा होता है, मैंने फॉर्म भर दिया और मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया, तो कई कारण इसमें हो सकते हैं। एक उसमें से ये भी है कि अधिकृत वेबसाइट पे आप गए ही नहीं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगर आप गलती से कुछ फॉर्म में गलती रख देते हैं, तो आपको इसमें लिखा हुआ है कि अंतिम दिनांक के 10 दिन के अंदर अंदर ₹500 जमा करके आप उसमें संशोधन कर सकेंगे। पहले ऐसा होता था कि फॉर्म भरा दिए जाते थे, गलत भर दिए जाते थे, आरपीएससी हो सकता है संशोधन का कोई विकल्प नहीं देती थी, लेकिन अब से परीक्षाओं में कर दिया है कि बच्चा अगर कुछ चीज गलत भर देता है तो ये एक टेक्निकल चीज है जो ध्यान रखनी है। पैनिक नहीं होना है, मैंने गलत भर दिया, या लिखा हुआ है, 500 रुपए दे करके आप उसको क्या करा सकते हैं, उसमें करेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। और इसमें कैसे प्रक्रिया रहेगी, यह पॉइंट नंबर 2 में दे रखा है। आपकी जन्म तिथि या जो भी पिता का नाम, माता का नाम या आपकी कैटेगरी गलत भर दी गई है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इसमें करेक्शन करा सकते हैं। चलिए, लेकिन किसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा? पहली बात, ओटीआर होने के कारण, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। अगर बच्चे पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या पहले कभी कर चुके हैं, तो जिनमें करेक्शन नहीं होगा वो ध्यान से देखना है बेटा। कि आपके नाम में कोई करेक्शन नहीं होगा, पिताजी के नाम में कोई करेक्शन नहीं होगा, जन्म तिथि में कोई करेक्शन नहीं होगा, और आपके जेंडर में किसी तरह का करेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अन्य वीडियोस में पता नहीं ये बात बताई गई या बहुत जोश के साथ प्रस्तुत करते समय केवल सीटों का नंबर बता दिया गया और आवेदन कब तक करना है, लेकिन ये टेक्निकल चीजें जो है शायद आपको मिले न मिले, तो पैनिक नहीं होना है। ये 4 जो गोले बना रखे हैं उसमें कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। ये भरते समय सुनिश्चित कर लें कि आपके आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और बाकी जितने मार्कशीट्स है उसमें ये सारे नाम, एक भी लेटर कहीं इधर उधर ना हो रहा हो। ओके माय डियर्स, चलिए बाकी फीस की जहां तक बात करें बच्चों, आपके लिए देखिए पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के सारे अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपए दे रखा है। उसके बाद आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर और अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग 400 रुपए, और बाकी सारी कैटेगरीज के लिए 400 रुपए। यानी 2 तरह के शुल्क ही है, यानी क्रीमी लेयर में आ रहे हैं, सामान्य है तो 600 है, और नहीं है ऐसा तो आपको 400 रुपए भरने हैं। विशेष दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए स्वयं अपनी चीजें आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने के लिए आपके सामने आया था। पेपर 2 होंगे, इसमें आपके समय का जरूर ध्यान रखिएगा कि इस बार जो समय है वो कम कर दिया गया है 1-2 सालों से, उसमें आपको जरूर ध्यान रखना है। और एक चीज ध्यान रखनी है बेटा कि the minimum qualifying mark shall be 40%, provided that percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates of belonging to the scheduled caste and scheduled tribe। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 40% लाने वाला बच्चा ही जो है वो पात्र माना जाएगा कि वो मेरिट में चयन किया जाए नहीं किया जाए। लेकिन इसमें 2 वर्गों को छूट मिली है, वो 5% की छूट मिली है, और वो 2 वर्ग है बेटा, SC और ST। यानी बाकी सारे बच्चों को 40% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, नहीं तो आप कितने ही मार्क्स ले आओ,
आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पिछले साल तक ये था कि दोनों पेपर में अलग अलग 40-40 लाने पड़ते थे, लेकिन इस बार इन्होंने एक ही पॉइंट दिया है, द मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स शैल बी 40%, यानी कि इनमें दोनों में अलग अलग करके नहीं दे रखा है। ये एक टेक्निकल पॉइंट है जो आपको और नोट करना है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बता दिया पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। ध्यान से देख लिए, 200 नंबर का पेपर 1 है, 2 घंटे का ही ये होगा। पहले भी 2 का ही होता था, लेकिन यहां थोड़ा सा परिवर्तन है, 300 नंबर का है और ये 2.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें ये ध्यान रखना, 150 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे और 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। बाकी डिटेल सिलेबस आप जानते हैं, बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों कि संशोधन मैंने बता दिया है। उसके बाद आगे पॉइंट जो है वो प्रमाण पत्रों का सत्यापन। ठीक है, देखिए सत्यापन 20/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षण और लाभ देने के लिए हेतु जारी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। ये ध्यान रखना बच्चों, ये चीजें आपके जो है वो ज्यादा पुराने सर्टिफिकेट नहीं होने चाहिए, फिर आपको उस कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ लें, ये जो पॉइंट है एक टेक्निकल बिंदु है। ओके, बाकी अन्य जो चीजें हैं, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, या आपकी जो माता पिता के आय के आधार हैं, ये जितने आप प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं आप आरक्षण लेने के लिए, वो लेटेस्ट होने चाहिए। शॉर्टकट में मैं बात कह रहा हूं, वो होने चाहिए आपके लेटेस्ट। आगे चलते हैं। बिल्कुल, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ नियम यहाँ दे रखे हैं, वो अपने अपने कैटेगरी के अनुसार इसको पढ़ सकते हैं। और त्रुटिपूर्ण सूचना आवेदन पत्र नहीं भरने के संबंध में विशेष दिशा निर्देश। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह से गलत और त्रुटिपूर्ण सूचना नहीं भरनी है, और इसलिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में गलत, त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है तो आयोग को उसका चयन रद्द करने का अधिकार होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी और उसको कानूनी अधिकार भी नहीं मिलेगा। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। चलिए, ये आपके इससे संबंधित सारी सूचना हो गई है। अब मुख्य बिंदु पे मैं आता हूं। जैसा कि हमने आज सुबह भी आपने हमारा अगर वीडियो देखा हो तो मैंने आपको कहा था कि भर्ती परीक्षा आना जीवन का एक पार्ट है और सफल असफल होना भी एक जीवन का पार्ट है। लेकिन सफल कैसे हो, ये रणनीति बनाना बहुत जरूरी होता है। कई बार हम रणनीति के अभाव में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते बच्चों। इसके लिए हम विशेष एक सेमिनार आप लोगों के लेकर आए हैं और इससे जुड़ना न भूलिएगा। 15 दिसंबर को 11 बजे, रविवार दिन है उसका, और ये उदयपुर नेक्स्ट गुरु पर आयोजित किया जा रहा है। आपके सामने सारी सूचना लिखी है। ठीक है, ये निःशुल्क सेमिनार है और हमारे नेक्स्ट गुरु के प्रणेता मार्गदर्शक श्रीमान R.K. वैष्णव सर, जिनका एक बहुत बड़ा रोल साइकोलॉजी टीचिंग मेथड, जो कि सेकंड ग्रेड में बहुत बड़े स्तर पर आते हैं, उनका सबसे बड़ा रोल रहता है। आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है इसके बारे में आपको विशेष टिप्स देंगे। और न सिर्फ गुरुदेव बल्कि अन्य सारी फैकल्टीज जो विषय विशेषज्ञ हैं, निश्चित रूप से आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए यहाँ पे उपस्थित रहेगी। भूले नहीं, 15 तारीख 11 बजे रविवार को केवल एक काम करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और ये आपको QR स्कैनर दे रखा है, या स्कैन करके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें, क्योंकि सीटें जो है वो सीमित रहेगी। आप किसी भी तरह की क्वेरी, आपकी समस्या या पिछले एग्जाम्स का आपके जो अनुभव रहे हैं लेकर आ सकते हैं। वादा करते हैं आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हम कोई प्रयास में कमी नहीं रखेंगे। तो इसी के साथ आशा करते हैं कि ये चीजें आपको कंप्लीटली समझ आ गई होगी। मिलते हैं बच्चों 15 तारीख को 11 बजे सेमिनार में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।